चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, E1 और E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम और 2-3 केसेस को पढ़ेंगे जहाँ पे हम वो केसेस देख रहे हैं जहाँ पे हमारा जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और जो हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। हम सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे और जो पहला केस है वो क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। जैसे कि हमने पढ़ रखा था कि जो एल्काइल क्लोराइड होता है, जो एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड होते हैं और जो एल्काइल आयोडाइड होता है, ये जो तीन होते हैं ना, इनका जब हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे ना तो वो क्या करता है, हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाता है। क्या बनाता है? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये किसको फॉलो करता है? सेटजेफ रूल को। जब इनका हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? सेटजेफ रूल। सेटजेफ के हिसाब से ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम एल्काइल फ्लोराइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं ना तो वो क्या करता है, हॉफमैन प्रोडक्ट एज मेजर बनाता है और सेटजेफ प्रोडक्ट एज माइनर बनाता है। तो हमें आज उसका रीज़न समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले के एग्जांपल लेते हैं एल्काइल फ्लोराइड का। ये हो गया हमारा मिथाइल, ये हो गया हमारा मिथाइल, ये हो गया फ्लोरीन और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? OMe माइनस। ये क्या है हमारा? एक बेस। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा उस चीज़ को करने से पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो फ्लोरीन होता है ना वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है एंड पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा और पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होगा। अब वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि लीविंग ग्रुप क्या होता है, कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन वीक होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी। तो पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप कहने का क्या मतलब है? लीविंग ग्रुप कौन होता है? जो भी कोई एटम या स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले के रिएक्शन से अगर बाहर निकल जाए तो वो क्या होते हैं? हमारे लीविंग ग्रुप कहलाते हैं। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल अगर ले ले न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाला ही, तो RH लेते हैं हम, साथ में एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हैलोजन होता है ना, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने और कार्बन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसे ले लेता है और मीडियम में बाहर निकल जाता है एज X माइनस प्लस, यहाँ पे किसका बॉन्ड हो जाता है? RNU का, मतलब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे ये जो निकला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पे हम लीविंग ग्रुप डिसाइड करेंगे तो फ्लोरीन क्या होना चाहिए? सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्लोरीन क्या होता है? सबसे पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर कंपेयर किया जाएगा ना तो फ्लोरीन सबसे पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। रीज़न ये है कि जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलते हैं ना उनको स्टेबल अनायन होना ज़रूरी है। उनको क्या होना चाहिए? दे शुड बी अ स्टेबल एनायन। मतलब ये है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाना भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर कोई स्टेबल एनायन है तो वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होगा, अगर कोई अनस्टेबल होगा तो वो पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप हो जाता है या पुअर लीविंग ग्रुप हो जाता है। अब फ्लोरीन के साथ क्या है, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है F माइनस के फॉर्म में तो हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है? छोटा। इट हैज़ अ स्मॉल साइज़। अब स्मॉल साइज़ है लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। स्मॉल साइज़ है लेकिन क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। अब छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा? इंटर
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है तो उसके वजह से फ्लोरीन क्या हो जाता है, अनस्टेबल अनायन। ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल अनायन। तो बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अनस्टेबल अनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। ये पॉइंट याद रखना है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। हमने क्या किया था, बेस लिया था। अब ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है तो वो मीडियम से निकलेगा ही नहीं, निकलेगा। अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते, यहाँ अगर क्लोरीन या आयोडीन होता ना तो वो बस निकलने का रेट का डिफरेंस होता। मतलब आयोडीन अगर मान लो 10 सेकंड में निकल रहा है तो ये मान लो 20 सेकंड या 1 मिनट में निकलेगा, बस इस चीज़ का डिफरेंस है, निकलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब ये मीडियम में बेस है तो बेस तो भाई अब आ चुका है ना, तो वो किसी ना किसी को तो लेके जाएगा ही जाएगा। अब वो किसी ना किसी को किसको लेके जाएगा, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे CH2 मतलब CH3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो अभी फ्लोरीन निकला नहीं है, लेकिन बेस क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अब मीडियम में आ चुका है। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के कार्बन को दे देगा। अब इसके वजह से क्या हो जाता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कार्बन के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अभी हमने E2 रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते किसी और का एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो वहाँ पे एल्कीन लाइक कैरेक्टर डेवलप होता है ट्रांजिशन स्टेट में। मतलब डेवलप क्या होना चाहिए था, एल्कीन, मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, डेवलप क्या होना चाहिए था, एल्कीन लाइक कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट में। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के केस में एल्कीन लाइक कैरेक्टर ना डेवलप होके कैसा कैरेक्टर डेवलप होता है, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन कैरेक्टर डेवलप होता है किस ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहाँ पे इन केस ऑफ फ्लोरीन क्या डेवलप होता है, कार्ब एनाइन कैरेक्टर। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा ये चीज़। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये थी ना, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है तो ये एक बीटा कार्बन हुआ और ये दूसरा एक ये बीटा डबल डैश हो गया। तो एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते थे, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते थे। तो अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास 2 वैलेंसी है तो इसका 2 हाइड्रोजन फ्री होगा। तो अब अगर बेस यहाँ पे आएगा, मान लो बेस आया OMe-, सेम वही बेस, तो वो फिर क्या करेगा भाई, फ्लोरीन चाहे धीरे निकले चाहे जल्दी निकले, बेस तो आया है तो वो हाइड्रोजन को लेके ही जाएगा। तो वो इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे क्या हो जाएगा डेवलप, इस पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, फिर से कार्बेनाइन लाइक कैरेक्टर। अब मतलब कहीं से भी कोई भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, दोनों में ही फ्लोरीन के केस में कार्बेनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप होगा। लेकिन अंतर ये है कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनाता है, इस चीज को देखो। तो यहाँ पे भी कार्बेनाइन बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बेनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप होगा, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनाता है, ये वाला बनाता है, बीटा वाला क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। और ये जो बनाता है ये इस एरो को मैं ज़रा यहाँ से एक्सटेंड कर देती हूँ, ये क्या करता है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। रीज़न ये है कि जो कार्बेनाइन कैरेक्टर डेवलप हुआ है, मतलब कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई है, वो क्या होगा, जैसे हमने क्या पढ़ा था, कार्बोकेटाइन होता है, तो कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना। अब उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास जितना देने वाले ग्रुप होते हैं तो उसका चार्ज उतना ही डिस्पर्स हो जाता है, मतलब उसकी चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अगर कोई
बगल वाला भी कैसा ग्रुप लगा हुआ है, देने वाला ही ग्रुप लगा है। ये कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब उसको कम करने के बजाय उसको और बढ़ा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन कैरेक्टर और बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ से अगर बेस हाइड्रोजन को निकालेगा तो वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। बिकॉज क्योंकि कार्बोकेटायन बने चाहे कार्बो एनायन बने, वहां पे हमेशा ऐसे ग्रुप होना चाहिए जो उसकी चार्ज की डेंसिटी को क्या करे, डिस्पर्स कर दे, इंटेंसिफाई नहीं करे। तो यहाँ पे बिकॉज प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है, चार्ज इंटेंसिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या करता है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब अगर हम प्रोडक्ट ऐसा बना दे, यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये प्रोडक्ट बनाए तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हमें प्रोडक्ट बनाना कैसा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव चार्ज को कोई इंटेंसिफाई नहीं कर रहा है। चार्ज अगर इस पर डेवलप हुआ है तो वो इंटेंसिफाई नहीं हो रही है। अब क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ इस वाले से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरीके का। ये हो गया हमारा इस वाले से प्रोडक्ट, जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और एक बात याद रखना, जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन आयन बन रहा है ना, ऐसे कार्बन आयन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिकॉज फ्लोरीन के पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है ना, फ्लोरीन क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो इसके माइनस आई इफेक्ट के वजह से ये जो इसके ऊपर चार्ज है, जो मैंने बताया था, नेगेटिव चार्ज को कम करो, बढ़ाओ नहीं। अगर कोई देने वाला ग्रुप आ जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज को और उस पर डिपॉजिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, लेकिन इसके आसपास कोई देने वाला ग्रुप नहीं लगा है। इसकी जो माइनस चार्ज है ना, वो फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के वजह से धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, जो कि इसकी भी होगी। लेकिन इसकी अगर हो भी रही है तो यहाँ पे इसके पास क्या है, देने वाला प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है, इसीलिए ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। और इसके कंपैरिजन ये वाला जो है ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो याद रखना है, अगर हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड करते हैं तो उसमें हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड है ये, फिर भी ये मोर स्टेबल बनता है। और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होने के बावजूद भी ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये था पहला केस। अब हम सेकेंड केस डिस्कस करेंगे, एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग, एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड, वन और मोर डबल बॉन्ड। ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है एज कंपैरिजन टू सेडजेफ प्रोडक्ट। तो पिछला एक हमने समझ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल है, इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, यह है कि एग्जाम्पल, यहाँ पे आयोडीन लगा है और यहाँ पे क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट बनाना है, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ OMe माइनस एज अ बेस। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, वो हमें देखना है। यहाँ पे देखो, जिससे आयोडीन लगा है वो कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा। उसके बगल बगल वाले क्या हो जाएंगे, बीटा। मतलब ये एक बीटा हो गया और यहाँ पे एक बीटा हो गया, 1 2 3, हाँ ये बीटा कार्बन हो गया। इसे बीटा डबल डैश कर लो। अब हमें बताना है कि कौन सा मेजर बनेगा, मतलब हम कहाँ का हाइड्रोजन हटाए। तो अगर मैं बीटा वाले से प्रोडक्ट बनाती हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। भाई दो ही तो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुई होंगी, तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये मिथाइल और ये मिथाइल।
ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि जब हम क्या करें, बीटा डबल डैश वाले हाइड्रोजन को अगर हम हटाएं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगी। तो अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन हटता है और यहाँ वाला आयोडीन हटता है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल डबल, और ये क्या हो गया, मिथाइल, ये भी क्या हो गया, मिथाइल। हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अब हमें बताना है कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो देखो यहाँ पे जो ये सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो बताया था ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर हो जाए तो सिस्टम को मजे आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्जुगेटेड डाईइन सिस्टम है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है ना, डबल सिंगल डबल। तो अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल है, सिंगल है, सिंगल है, डबल है, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो डाईइन है, मतलब वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट होगा ये लेस स्टेबल होगा। भले ही अगर हम देखें तो ये मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहा है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा क्या है, देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं ना। और सेट्ज़ेफ रूल यही तो कहता है कि जिस डबल बॉन्ड के आसपास जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज याद रखो, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक जो पिछले वीडियो में बताया था E2 में कि अगर हिंडर्ड, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस आ जाए तो हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाता है। दूसरा केस अभी डिस्कस किया कि अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड करते हो तो हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाता है। तीसरा अभी हमने पढ़ा, जब सिस्टम में अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनने के चांसेस हैं तो हमेशा वही बनाना, क्योंकि वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जिसमें डबल बॉन्ड आइसोलेशन में है तो वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, भले ही वो सेट्ज़ेफ रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, लेस सब्सटीट्यूटेड है, फिर भी ये मेजर है, मतलब यहाँ पे फिर से हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। पिछले में भी हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा था, लिखा नहीं था मैंने। तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा, और वहाँ पे सेट्ज़ेफ का परसेंटेज क्या होगा, कम। अब हम लास्ट केस डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। वो भी क्या करता है, हॉफमैन एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करता है एज कंपैरिजन टू सेट्ज़ेफ। तो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है चार्ज्ड सबस्ट्रेट। चार्ज्ड सबस्ट्रेट, चार्ज सबस्ट्रेट में हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, N मिथाइल होल थ्राइस प्लस चार्ज। तो अब हमें देखना है कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो रिएक्शन होता है ना, ये OH माइनस के प्रेजेंस में होगा। ये किसके प्रेजेंस में होता है, OH माइनस के प्रेजेंस में। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH2H, और यहाँ पे ये जिससे अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होगा, और जो उसके बगल बगल वाला होगा ये बीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डबल डैश हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहाँ से हम पॉसिबली प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट बनता कहाँ से है, वो चीज़ हम कैसे देखते हैं। देखो, जो ये ग्रुप होता है ना, दैट इज़ N प्लस मिथाइल होल थ्राइस। ये जो ग्रुप होता है ना, इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में रिएक्शन में बाहर निकालना है। तो ये क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के खोज में रहेगा। तो अब क्या है, जहाँ जिस कार्बन से ये अटैच्ड है उसके जो
बगल वाले हाइड्रोजन होंगे ना, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से वो हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस भी कार्बन से लगा होता है ना, उसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है ना, उसका एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देके H+ के फॉर्म में बहुत ईजिली बाहर निकल आते हैं एज कंपेरिजन टू कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस ग्रुप के होने की वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि ये बहुत जल्दी, जैसे बाकी पिछले जितने रिएक्शंस हमने पढ़े थे ना, उसमें जब बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन भी उतना ही परेशान है एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। और वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये दोनों भी जो हाइड्रोजन है ना, इनका भी नेचर कैसा है, एसिडिक। क्योंकि भाई ये इसके बगल वाले कार्बन के ही तो हाइड्रोजन है ना। लेकिन अब बेस के पास दो दो चॉइस है, या तो वो इसके हाइड्रोजन को निकाले या तो वो इसको हाइड्रोजन को निकाले। और जनरली याद रखो, जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, एसिडिक हाइड्रोजन वो मोर ईजी टू रिमूव होते हैं, मोर ईजी टू रिमूव होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये एसिडिक हाइड्रोजन इजी टू रिमूव होंगे, तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा और प्रोडक्ट देगा। तो एक बात याद रखो, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये लेस एसिडिक होता है, बिकॉज इसके बगल में कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन अब उतना एसिडिक नहीं होगा ना। तो याद रखो, अगर किसी एसिडिक हाइड्रोजन के बगल में कोई डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, तो वो लेस एसिडिक हो जाता है। तो ये वाले हाइड्रोजन जो है ना, वो लेस एसिडिक होंगे और ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, बिकॉज इसको तो कोई देने वाला ग्रुप है नहीं। तो OH- इसको निकाल के प्रोडक्ट कैसा बना लेगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला ग्रुप निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ डेवलप होगा। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा CH3। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। जो ये बनाएगा उसका आंसर सही होगा। और अगर किसी ने इस तरीके से बना दिया, मतलब ये वाला हाइड्रोजन अगर निकाल दिया और अगर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना दिया, मतलब अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, CH3। अगर किसी ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया तो ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा किस में बनेगा, माइनर फॉर्म में। भले ही ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, लेकिन फिर भी ये माइनर होगा। रीज़न क्या है, समझा दिया। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होने के बावजूद भी इसका परसेंटेज नियर अबाउट 95% होगा, और इसका परसेंटेज ये मीडियम रिएक्शन में सिर्फ 5% फॉर्म होता है। क्या रीज़न है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट कब कब बनते हैं याद रखना है। पहला केस, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। सेकेंड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड में डोमिनेट करता है। थर्ड, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन का चांसेस है तो वहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। एंड फोर्थ जो है वो क्या है, चार्ज्ड सबस्ट्रेट में भी हॉफमैन प्रोडक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो ये 4 केसेस हैं जो ध्यान रखने। मतलब अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो तो ऐसे तो जनरल है, एक हैलोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोडक्ट इजीली सेट्सअप के हिसाब से बन जाएगा। लेकिन अगर ये 4 केसेस दिखते हैं, हालांकि 1-2 केस और है लेकिन वो पूछे नहीं जाते एग्जाम में, तो ये जो केसेस है वो मैंने बता दिया। अगर ऐसे केसेस दिखते हैं तो इनमें सेट्सअप ना फॉलो करके हॉफमैन को मेजर प्रोडक्ट बनाना। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, और मैंने E1 एक्सप्लेन कर दिया, E2 एक्सप्लेन कर दिया, कुछ केसेस हॉफमैन के एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।